हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 11 के मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के इस लेक्चर में मैं आपको आइडियल लिक्विड के बारे में बात करूंगा। आइडियल लिक्विड एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दो चीजें बताऊंगा। देखिए, आइडियल लिक्विड क्या है। पहली बात तो मेरी एक बात आप ध्यान से अपने मन में बांध लीजिए, आइडियलिटी केवल वर्ड है, रियलिटी नहीं है। आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी, क्या कोई आइडियल गैस है? नहीं है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी सुना होगा, क्या परफेक्ट ब्लैक बॉडी है? नहीं है। यानी परफेक्टनेस या आइडियलिटी का यहां पर कोई रोल नहीं है, ही नहीं चीजें। केवल हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आइडियलिटी का कॉन्सेप्ट या परफेक्ट का कॉन्सेप्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो ऐसे ही आइडियल लिक्विड की बात करते हैं। आइडियल लिक्विड है क्या? लिक्विड which is compressible and is in आइडियल लिक्विड। बात समझ में आ गई? यानी लिक्विड विच इज जीरो कंप्रेसिबल एंड जीरो विस्कस इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, या इस टर्म यहां से हटा देते हैं, जीरो विस्कस इन स्ट्रीमलाइन फ्लो इज आइडियल लिक्विड। यानी लिक्विड जो कि जीरो कंप्रेसिबल और जीरो विस्कस है, इसको हम लोग नॉन कंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस भी बोल सकते हैं। ऐसा लिक्विड हमारा आइडियल लिक्विड कहलाता है। तो जीरो विस्कस से मतलब क्या हो? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब रेजिस्टेंस फोर्स जो एक दूसरे की लेयर को मूव करने को अपोज करता है, और जीरो विस्कस यानी कोई फ्रिक्शन, लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो। तो ऐसा लिक्विड पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमने इसको आइडियल लिक्विड में कंसीडर किया है। ऐसे ही कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस कर देंगे, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो मैं कहता हूं जीरो कंप्रेसिबल लिक्विड, यानी उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म रहे, चेंज हो ही ना पूरे फ्लो के दौरान। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसलिए हमने इसको जीरो कंप्रेसिबल लिक्विड कंसीडर किया है। यानी लिक्विड विच इज जीरो कंप्रेसिबल एंड जीरो विस्कस इन स्ट्रीमलाइन फ्लो इज आइडियल लिक्विड, राइट। अब इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एक स्ट्रीमलाइन ट्यूब दिखाया था पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो बताया था। ये एक ट्यूब है जिसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो पॉसिबल होता है। तो ट्यूब कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है। यहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। इसको अगर हम एक्स टर्मिनल मान लें और इसको वाई टर्मिनल मान लें, तो इसका एरिया क्या है? A1, और यहां लिक्विड की वेलोसिटी क्या है? V1, और यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया A2, यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी V2। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है कि at every point of motion the product of cross section area and velocity will remain constant. क्या? If an ideal liquid is in a streamline flow, then at every point of its then at every point of its motion
the product of cross section area and velocity of flow of liquid will be constant. That is, A into V is equal to constant. Students, this is your principle of continuity. क्लियर? अब इसको प्रूफ किया जाए ना. देखिए, इसको प्रूफ करते हैं. आप देखिए ध्यान से. प्रूविंग कर रहा हूं. तो मान लीजिए कोई लिक्विड है, इसी को लिखते हैं. लेट देयर इज अ streamline tube XY whose cross section area and velocity at X and Y are A1, V1 and A2, V2 रेस्पेक्टिवली. मतलब एक्स वाई ट्यूब है, एक्स और वाई एंड पर इनके क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी क्या है, A1 V1, एक्स एंड पर A1 V1 और एक्स एंड वाई आर एंड वाई एंड पे क्या है A2, V2 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, फुल स्टॉप. इफ liquid of density rho is flowing in this tube, is flowing in this tube and liquid is ideal, then मैं क्या बताने जा रहा हूं, then volume of liquid entering at and X in 1 second will be, क्या होगा, V volume at X is equal to what, A1 into V1. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डिस्टेंस. अब मैंने क्या किया, एरिया तो A1 ले लिया, एक्स सेंड की बात कर रहे हैं 1 सेकेंड में, तो एरिया तो A1 हो गया. अभी डिस्टेंस ट्रेवल V1 क्यों ले लिया मैंने, आपको मालूम है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू द वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम 1 सेकेंड कर दिए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो इसीलिए मैंने डिस्टेंस V1 ले लिया. राइट, ये दिखाई दे रहा. सिमिलरली एट एंड वाई, जो लिक्विड बाहर आ रहा है, यहां इंटर कर रहा है और यहां से बाहर आ रहा 1 सेकेंड में, तो एट एंड वाई लिक्विड कमिंग आउट इन 1 second
दैट इज वॉल्यूम एट y इज इक्वल टू A2 इंटू V2। यस, यानी x एंड पे वॉल्यूम A1 V1 1 सेकेंड में इंटर कर रहा है और y एंड से वॉल्यूम A2 Y2 एग्जिट कर रहा है। ठीक, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आप ये पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। यस स्टूडेंट्स, मैंने नीचे लास्ट में लिखा था वॉल्यूम x A1 V1 वॉल्यूम y A2 V2, या इसको स्टेटमेंट दे दिया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट एंड x इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू A1 V1 एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट एट एंड y इन 1 सेकेंड A2 V2। तो आप कितना वॉल्यूम एंटर कर रहे हैं तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, मास की बात करें तो क्या हुआ, देयरफॉर मास ऑफ एट एंड एक्स, और इस सारी की सारी बात 1 सेकेंड में हो रही है, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम एक्स इंटू डेंसिटी, यानी A1 V1 इंटू रो, और ऐसे ही एंड मास ऑफ लिक्विड एट एंड y इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, वॉल्यूम y इंटू डेंसिटी दैट इज A2 V2 इंटू रो, इक्वेशन 2। तो अभी क्या होगा, जितना इधर इंटर करेगा मास उतनी मास तो निकलेगा। द मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट दिस एंड x विल बी इक्वल टू द मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट एट एंड y। अरे सीधी सी बात है, एक ग्लास भरा हुआ है तो उसमें जितना पानी डालेंगे अदर से एक्स्ट्रा, तो जितना पानी डालेंगे वही तो बाहर जाएगा, यानी मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट एंड x विल बी इक्वल टू द मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट एंड y। बट मास एंड x इज इक्वल टू मास एट एंड y, इसको हम लोग mx कह दें और इसको my कह दें, तो यानी A1 V1 रो इज इक्वल टू A2 V2 रो कैंसिल होगा, यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 एंड दैट इज A इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कोई प्रॉब्लम? दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब इसको आप समझने की कोशिश करिए, इसका मतलब क्या हुआ। पहले तो मैं काम कर रहा हूं, इसको अभी आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देखिए, मैंने पाइप हटा दिया। A1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, दैट इज A इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब A इज प्रोपोर्शनल टू या V इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब आप ट्यूब देखो, जैसे ये ट्यूब बनी थी, यही ट्यूब तो थी, तो यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यहां क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहां मैंने कहा था A1 V1 A2 V2। अब आप बताइए क्या ज्यादा होगा, V1 ज्यादा होगा या V2 ज्यादा होगा? कैसे पता चलेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया कहां पे ज्यादा है, यहां ज्यादा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, तो यहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी V2 विल बी मोर देन V1। कैसे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आप देखिए कि जैसे किसी का मकान बन रहा होगा, आपने कभी देखा होगा, जिसका भी बना होगा, तो ट्यूब से वॉल्स को वाटर सप्लाई करते हैं ना, तो प्रेशर जब तेज है तब तो ऊपर तक चला जाता है, लेकिन मान लीजिए प्रेशर धीमा है तो पानी ऊपर तक नहीं जा रहा, कम दूर तक जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसकी नजल को प्रेस करते हैं, दाबते हैं। जब आप उसको दाबते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाता है, कम, और पानी दूर तक चला जाता है। एग्जाम्पल देखा नहीं देखा, राइट? या लॉन में कभी आप पानी डालते होंगे, अपने गार्डनिंग करते होंगे, तो उसमें कोई बड़ा सा पेड़ लगा होगा तो उसके ऊपर तक पानी डालना है, कैसे करेंगे, तो ऊपर करके और उसके नजल को ये प्रेस कर देते हैं, तो पहले एरिया तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जब प्रेस करेंगे तो दब जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और वाटर काफी हाइट तक चला जाता है, राइट?
ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से ही कंफर्म हुआ। नहीं, कंफर्म तो था यार, पाइप से पानी डाल रहे हो, प्रेस करोगे तो दूर तक जा रहा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा, इसमें कौन सी फिजिक्स लग रही है, तो वो आपको पता चला प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के थ्रू। ये चीज समझ में आ गया, राइट? अब इस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के रूल को जानने के बाद मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा बर्नौलीज थ्योरम। और बर्नौलीज थ्योरम बताऊं उससे पहले मैं आपको लिक्विड के फ्लोइंग लिक्विड की 3 एनर्जीज के बारे में बात कर देता हूं। शॉर्ट में बता रहा हूं, कोई लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो उसके पास 3 एनर्जी होती है, एक प्रेशर एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए प्रेशर, मैं इसको वीडियो पॉज करके पहले हटा दी, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए लिक्विड की 3 एनर्जी होती है, 1 नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 3 पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए के ई क्या है, इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो के ई पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी हाफ mv² अपॉन v, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, यानी हाफ रो v²। तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, हाफ रो v²। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, mgh/v, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, एंड दैट इज रो gh। ये समझ में आ गया, समझ से जाएगा। तो इस ऐसे ही प्रेशर एनर्जी क्या होगी, तो मैंने आपको बताया कि कोई लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो उसके पास 3 एनर्जी है, एक प्रेशर एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम कहें कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, तो इसको हटा दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू पी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ रो v², पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो gh। ठीक है, तो कोई आइडियल लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो उसके पास 3 एनर्जीज हैं, और इन्हीं एनर्जी को लेकर के हम बर्नौलीज की थ्योरम आगे डिस्कस करेंगे अपने नए लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नोट कर लीजिएगा।